वर्ल्ड वॉर वन के बाद इंडियंस की पॉलिटिकल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी थी। मॉडरेट्स गवर्नमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन की डिमांड कर रहे थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट डायरेक्टली सेल्फ रूल की मांग करने लगे। इसका रिस्पॉन्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन ये इंडियंस को कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर सका और फिर 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसमें एक भी इंडियन नहीं था, और इस वजह से देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। 1929 में लाहौर सेशन में कांग्रेस ने ऑफिशियली पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी। इसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया और 1935 में कांग्रेस ने इस डिमांड को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, जो इंडियंस को थोड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देता था, बट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस जैसे क्रूशियल एरियाज ब्रिटिश कंट्रोल में ही थे। इस वजह से डिससैटिस्फैक्शन और बढ़ गया। इसके बाद 1939 में बिना इंडियंस की परमिशन के ब्रिटेन ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंक्लूड कर लिया, जो और भी बड़ा इशू बन गया। 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया, जिसमें फ्यूचर में एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रॉमिस था, पर कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बाद में क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। 1945 में वॉबल प्लान भी फेलियर रहा और अब तक इंडियंस को क्लियर हो गया था कि हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो ब्रिटिशर्स की मर्जी से नहीं बल्कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनेगा। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने वाली थी। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट लिखने का काम नहीं था, बल्कि एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव भारत की नींव रखने का मिशन था। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ, कौन थे इसके की लीडर्स और क्या चैलेंजेस आए, चलिए शुरू करते हैं द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फैसिनेटिंग जर्नी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। देखो, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड फ्रेज इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ सीट इलेक्शन के थ्रू फिल हुई थी और कुछ सीट्स नॉमिनेशंस के थ्रू। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी 389। अगर सारी सीट्स सिर्फ नॉमिनेशन से फिल होती तो इसे नॉमिनेटेड बॉडी कहते, और अगर सारी सीट्स इलेक्शन के थ्रू फिल होती तो इसे इलेक्टेड बॉडी कहते। लेकिन यहाँ दोनों प्रोसेस यूज हुए थे, इसीलिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली को पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बोला जाता है। टोटल 389 सीट्स में से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को मिली और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को। इन 93 सीट्स के मेंबर्स को प्रिंसली स्टेट्स के हेड नॉमिनेट करेंगे, और जो 296 सीट्स थी उनमें से 292 सीट्स 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से थी, जिसमें मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया, और बाकी 4 सीट्स 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस की थी। ये वो प्रोविंसेस थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इनमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं थी, क्योंकि ये या तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थी या बहुत छोटी और कम पॉपुलेटेड थी। देखो, दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी, तो यहाँ फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अजमेर, मेरवाड़ और कुर्ग छोटे रीजन्स थे और लो पॉपुलेशन थी, इस वजह से यहाँ सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली इम्प्रैक्टिकल थी। साथ ही ब्रिटिश बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव बॉर्डर रीजन था और ब्रिटिशर्स यहाँ कोई लोकल पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन चारों प्रोविंसेस को एक एक सीट अलॉट हुई। हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स को उनकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से सीट अलॉट की गई थी। रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन में एक सीट अलॉट हुई थी। देखो, ये जो 292 सीट्स इलेक्शन के थ्रू फिल हुई थी, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पर हुई थी। मतलब लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं दिया था, बल्कि लोगों ने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर इलेक्ट किए थे, उन्हीं मेंबर्स ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट किए थे। इलेक्शन प्रोसेस कम्युनिटी बेस्ड था, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स 3 कैटेगरी में इलेक्ट हुए थे: मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स। जनरल्स में जितने भी नॉन मुस्लिम्स और सिख्स थे, जैसे हिंदू, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, पारसीज और बाकी सभी कम्युनिटी शामिल थी। अब वोटिंग प्रोसेस ये थी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ मुस्लिम एमएलएज वोट देते थे, सिख रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ सिख एमएलएज वोट देते, एंड जनरल कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बाकी सभी जनरल एमएलएज वोट देते थे। अब ये हिंदू भी हो सकते थे और दूसरी कम्युनिटीज़ के भी। और जो वोटिंग मेथड यूज़ की गई थी वो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मैंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही आप पॉलिटी मिसलेनियस प्लेलिस्ट पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। अब देखो, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए 296 सीट्स के लिए जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। इस इलेक्शन में डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती,
मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स और छोटे ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स ने 50 सीट्स जीती। लेकिन जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलॉकेट की गई थी वो फिल नहीं हो सकी क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। याद रखना कि असेंबली में उस समय के लगभग सभी बड़े लीडर्स शामिल थे एक्सेप्ट गांधी जी, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया क्योंकि उनकी डिमांड थी एक अलग पाकिस्तान की। इस वजह से सिर्फ 211 मेंबर्स ही इस मीटिंग में प्रेजेंट थे। सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। असेंबली के दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। ये रेजोल्यूशन भारत के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट था, जिसमें देश के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बेसिक फिलॉसफी डिफाइन की गई थी। इस रेजोल्यूशन के बेसिस पर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन फंडामेंटल वैल्यूज़ को इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया था, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। इस वजह से हमारा संविधान सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर का एक सेट नहीं है, बल्कि एक मॉरल कमिटमेंट है जिसमें एक ऐसे सरकार की स्थापना हो जो लोगों के हित में हो। नाउ लेट्स लुक एट द की पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा। भारत एक यूनियन होगा जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स और सहमति वाले रीजन से मिलकर बनेगा। भारत के अंडर डेमोक्रेसी होगी जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। फंडामेंटल राइट्स जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ थॉट सबको मिलेगा। माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस और वीकर सेक्शन को सेफगार्ड दिया जाएगा। भारत के लैंड, सी और एयर पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेन राइट्स को जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक प्रोटेक्ट किया जाएगा। भारत वर्ल्ड पीस और ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा। ये रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को असेंबली द्वारा एकमत से अडॉप्ट कर लिया गया। साथ ही हमारे जो प्रेजेंट प्रियम्बल है ना, वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। अब ना धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने लग गए। जून 3, 1947 को माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट होने के बाद बाकी सभी प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन गए। इस माउंटबेटन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के पास होते ही मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स उन एरियाज को बिलोंग करते थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विथड्रॉ कर ली। लेकिन जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स इंडिया में रह गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन कर ली। पार्टीशन के बाद ये मेंबर्स ऑफिशियली इंडियन डोमिनियन का हिस्सा माने गए क्योंकि अब वो नए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 389 से घटकर 299 हो गई। ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीट्स 296 से रिड्यूस होकर 229 हो गई और प्रिंसली स्टेट्स की 93 से कम होकर 70 हो गई। साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फुली सॉवरेन बॉडी बन गई जो अपने हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी। असेंबली के पास पावर्स थी कि अगर जरूरत हो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के लिए बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकती थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। इसको दो अलग अलग फंक्शंस असाइन किए गए। नंबर 1 भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना एंड नंबर 2 देश के लिए ऑर्डिनरीज लॉज बनाना। अब दोनों काम अलग अलग दिनों पर होते थे। जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिलती थी तो राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन रहते थे, लेकिन जब असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करती थी तो जीवी मालवांकर उसके चेयरमैन रहते थे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनकर रह गई जब तक पहले जनरल इलेक्शंस नहीं हुए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पार्लियामेंट भी थी। याद रखना 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन 1950 में ये पूरे भारत पर लागू हुआ था। हमारा संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिफरेंट टास्क से डील करने के लिए कुछ मेजर और माइनर कमिटीज बनाई थी, जिनमें टोटल 8 मेजर कमिटीज थी और बाकी माइनर्स थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बने रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के। तो ये वो 8 मेजर कमिटीज थी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में काफी बड़ा रोल रहा है।
सभी कमिटीज़ अपने अपने एरियाज़ में इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन उनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इस कमेटी का काम भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इस कमेटी के चेयरमैन भी थे, और इनके अलावा 6 और मेंबर्स थे। इस तरह से ये कमेटी भारत के संविधान की बैकबोन थी, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग प्रोसेस में उनका योगदान काफ़ी बड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ, और 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, और उसी दिन असेंबली के मेंबर्स और प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया। टोटल 299 मेंबर्स में से सिर्फ 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसमें प्रियम्बल, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। याद रहे, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के बाद इनैक्ट किया गया था, यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद ही प्रियम्बल इनैक्ट हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस और आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गए थे। ये प्रोविजंस मेनली ट्रांजिशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के थे, जो नए सिस्टम के स्मूथ ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी थे। 26 नवंबर 1949 को एनफोर्स होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 9 जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस के बारे में थे। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड था। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के पावर्स और फंक्शन से रिलेटेड था। आर्टिकल 366 और आर्टिकल 367। तो आर्टिकल 366 ना कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होने वाले सर्टेन टर्म्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, जैसे एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे, राइट, एग्रीकल्चरल इनकम, स्केड्यूल ट्राइब्स और स्केड्यूल कास्ट, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, हाई कोर्ट किसे कहेंगे, फेडरल कोर्ट की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसे सभी टर्म इस आर्टिकल में डिस्क्राइब किए गए हैं। वेरिन जो आर्टिकल 367 है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए है। बाकी आर्टिकल 379, 380, 388, 391 भी इसी दिन फोर्स में आए थे। ये आर्टिकल्स ना पार्लियामेंट से रिलेटेड टेम्परेरी प्रोविजंस थे। बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 379 से 391 तक के आर्टिकल्स को रिपील कर दिया गया था। और जो 2 आर्टिकल्स 26 नवंबर को ही फोर्स में आए थे वो थे आर्टिकल 392 एंड आर्टिकल 393। आर्टिकल 393 कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल नेम डिफाइन करता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्लैरिफाई करता है कि इस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल नाम आर्टिकल 393 में मेंशन है। क्लियर? बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए। अब जनवरी 26 को ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए स्पेशल तौर पर चुना गया था, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व था। इसी दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को ऑफिशियली रिपील कर दिया गया। इसके बाद भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बन गया। और याद रखना, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को कंटिन्यू रखा गया था। अब ना कई जगह लिखा मिलता है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन एज पर द रिकॉर्ड्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सिर्फ 11 सेशंस ही हुए थे। इनमें से जो लास्ट ऑफिशियल सेशन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। तो 24 जनवरी 1950 को कोई ऑफिशियल सेशन नहीं था, बल्कि एक सेरेमोनियल मीटिंग थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पर मेंबर्स द्वारा सिग्नेचर किया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। साथ ही जन गण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया। क्लियर? अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल हाथी था। इसके लीगल एडवाइजर थे सर BN राव और सेक्रेटरी थे HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी और इसके कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन किया था। डेकोरेशन और आर्ट वर्क किया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन है उसकी कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। अब देखो, कई क्रिटिक्स ने ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वेरियस ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया, जैसे कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, सॉवरेन बॉडी नहीं थी, या फिर प्रोसेस टाइम टेकिंग था,
हिंदूज और कांग्रेस का डोमिनेशन था। लेकिन हमारे लिए ये क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है कि क्या ये क्रिटिसिज्म सच में वैलिड थे और क्या आज भी इनका इम्पैक्ट है। तो पहला है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। देखो, कंस्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए नहीं बनी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक डाइवर्स और इंक्लूसिव असेंबली थी जो भारत के हर सेक्शन को रिप्रेजेंट करती थी। इस असेंबली में हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और इन सभी सेक्शंस की विमेन भी शामिल थी। सेकंड है, ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। बिल्कुल, ये ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पास होते ही असेंबली फुली इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई थी। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं था और असेंबली ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। थर्ड है टाइम कंज्यूमिंग। देखो, अगर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस स्लो था, बल्कि ये एक वेल थॉट, डिटेल्ड और हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर जल्दबाजी में लिखा जाता तो आज जो स्टेबिलिटी हम देखते हैं वो शायद नहीं होती। आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। फोर्थ है कांग्रेस डोमिनेशन। देखो, मुस्लिम लीग के बॉयकॉट के बाद असेंबली में कांग्रेस का डोमिनेशन डेफिनेटली था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ एक पार्टी की सोच चल रही थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स के अपने इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव्स भी थे जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। और फोर्थ है कि लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का बोलबाला था। हाँ, असेंबली में लॉयर्स और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस ज़्यादा थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग और लीगल साउंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए ये ज़रूरी था। ये लोग सिर्फ थियोरेटिकल नहीं थे, इनका गवर्नेंस और ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स का भी अनुभव था। इसका रिजल्ट ये है कि आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी और डेमोक्रेसी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। अब जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का वो था कि ये हिंदू डोमिनेटेड असेंबली है। देखो, असेंबली में सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर डिवाइड की गई थी। मतलब टोटल पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में हर कम्युनिटी को सीट्स अलोकेट की गई थी। लेकिन डेफिनेटली मुस्लिम लीग के हटने के बाद असेंबली में हिंदू मेंबर्स की संख्या ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो ये समझ आता है कि कितना ब्यूटीफुली हर एक कम्युनिटी, स्पेसिफिकली ऑल द माइनर कम्युनिटीज एंड ऑल द रिलीजन्स, इन सबको सेफगार्ड्स किया गया है। सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल ऑटोनॉमी, ये सब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जो भारत के हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मानित महसूस कराता है। तो इसके क्रिटिसिज्म के बजाय इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि एक हिंदू डोमिनेटेड असेंबली होने के बावजूद इतने इंक्लूसिव और फेयर प्रोविजंस बनाए गए जो हर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करते हैं। आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे इंक्लूसिव और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशंस में गिना जाता है। Now let's practice some questions. Consider the following statements regarding Constituent Assembly of India. It was elected directly by the people of India. Incorrect है, indirect election के through elect हुई थी. It was formed based on the Cabinet Mission Plan of 1946. Correct. The members of Muslim League participated in the drafting process of the Constitution. Incorrect. The correct answer है B. Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. Which of the following factors contributed to delay in the making of the Indian Constitution? The need for detailed discussion on various provisions, correct. The communal tensions and partitions of India, correct. The constant interference of the British government in the drafting process. देखो, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया था तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 1 and 2. The Constitution of India was adopted on 26 January 1950. Incorrect. 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, ठीक है। The idea of Constituent Assembly was first proposed by M.N. Roy in 1934. Correct. The Indian Constitution is largely influenced by the Government of India Act 1935. This one is also correct. So the correct answer is B, 2 and 3.